हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक इंडियन पॉलिटी, जिसका आज हमारा होने वाला है पहला लेक्चर। इसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, कैसे शासन में तब्दील हुई। तो 1600, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। 1600 में कंपनी की स्थापना होती है भारत में। तो जैसे भारत में कंपनी की स्थापना होती है तो जो स्थानीय शासक थे उनके साथ उनके मतभेद शुरू हो जाते हैं, यानी स्थानीय शासकों से मतभेद 1600 में कंपनी की स्थापना होती है। स्थानीय शासकों से मतभेद होने की वजह से वो अपना व्यापार ठीक से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब व्यापार करना है तो कैसे किया जाए। तो इनके स्थानीय शासकों से युद्ध प्रारंभ हो गए, जिसमें हम मेजरली 2 युद्ध देखते हैं। इसमें 1857 का प्लासी का युद्ध, दूसरा होता है 1764 का बक्सर का युद्ध। अब 1764 के बक्सर के युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। बंगाल के दीवानी अधिकार, एक फौजदारी अधिकार होते हैं, एक दीवानी अधिकार होते हैं। दीवानी अधिकार में आपको रेवेन्यू पर अधिकार मिलते हैं, यानी कि राजस्व पर अधिकार मिलते हैं। फौजदारी अधिकार में आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वो चलेगा नवाब के पास। इस तरह बंगाल पर शासन की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद अब शासन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन कंपनी चली जाती है घाटे में। अब घाटे के 2 कारण थे। कंपनी घाटे में चली जाती है। घाटे के 2 कारण थे। पहला कारण था कि लगातार युद्ध कर रही थी स्थानीय शासकों के साथ, क्योंकि अपना प्रभुत्व कायम करना था उसे, तो युद्ध। दूसरा, कंपनी के जो अधिकारी थे उनमें भ्रष्टाचार बहुत था, तो कंपनी को उनके भ्रष्टाचार की वजह से लॉस हो रहा था। अब 2 मेजर हमारी चीज़ें सामने आई, एक तो युद्ध और दूसरा भ्रष्टाचार। अब इसकी वजह से कंपनी को हुआ घाटा, तो कंपनी ने ब्रिटिश संसद से ऋण की मांग की। अब ब्रिटिश संसद से ऋण की मांग की तो ब्रिटिश सरकार बोली, भाई हमने तो तुम्हें व्यापार के लिए भेजा था, ट्रेड का मेजर रोल क्या होता है कि लाभ कमाना। अब तुम चल रहे हो घाटे में, तुम्हें ऋण चाहिए। तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला अधिनियम पारित किया, जिसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो समझ आया कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट तक पहुंच गई। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत सर की बुक से। उससे पहले कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें पेपर की डिमांड के बारे में, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी तरफ से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर हम पेपर की डिमांड के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस लगाए हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि बुक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह की लैंग्वेज चेंज करके पूछी जाती है सेम पैटर्न से। 1919 के भारत शासन अधिनियम में की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? प्रांतों की कार्यकारिणी में सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों
की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। इसका आंसर है केवल 1 और 3। बार रुक जाता है। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? भारतीय परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। केंद्र में द्वैत शासन के किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो छोटी छोटी जो बातें वो ध्यान रखनी है। यहाँ केंद्र में पूछा है। द्वैत शासन ब्रिटिश शासन में केंद्र में भी लागू हुआ था और राज्यों में भी लागू हुआ था। यहाँ केंद्र में पूछा है तो ध्यान से पढ़ना है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऐसे ही कुछ यहाँ सूची सम्मिलित करने के लिए पूछी है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब चैप्टर शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया कि किस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम में। यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको चार्ट में शुरू में बताई। यहाँ से शुरू करते हैं अपना लेसन। इन घटनाक्रम ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में 2 शीर्षकों में विस्तृत चर्चा की जाएगी। अब कंपनी के शासन को हम 2 भागों में बांटते हैं। कंपनी के नहीं, ब्रिटिश शासन को हम 2 भागों में बांटते हैं। कंपनी का शासन, जहां ब्रिटिश संसद कंपनी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी 1773 से 1858 में। फिर दूसरा है सम्राट का शासन, यानी कि जहां सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा डायरेक्ट शासन कर रही थी, यानी कि क्वीन का शासन शुरू हो गया था। मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक पहुंचा दिया था कि यहाँ तक हम कैसे ब्रिटिश कंपनी यहाँ तक पहुंची। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यूपीएससी में सीधा यही पूछ लेगा कि किस अधिनियम की निम्नलिखित ये विशेषताएं हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज लिख देगा और पूछेगा कि इनमें से निम्नलिखित में से किस अधिनियम की ये विशेषताएं हैं या रेगुलेटिंग एक्ट की निम्नलिखित में से विशेषताएं हैं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। जो भी चीज़ पहली या अंतिम होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। इससे पहले एक व्यापारिक कंपनी थी, इसमें पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट में उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है जहाँ पावर एक के हाथ में, सुप्रीम के हाथ में आ जाती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर एक के हाथ में होती है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जा रहा है, यानी कि उसके पद में वृद्धि हुई तो उसकी पावर में भी वृद्धि हुई। इसीलिए केंद्रीकरण की नींव इस एक्ट में रखी गई। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वरेन हेस्टिंग थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे आया हुआ है। इसके द्वारा मद्रास, बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। केंद्रीकरण की शक्ति है तो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर
जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, यानी विकेंद्रित थे। डिसेंट्रलाइजेशन था, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, इसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मैंने पीछे आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया ही था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें कंपनी घाटे में चल रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अधिकारियों में क्या था? भ्रष्टाचार था। तो इसको यहाँ रेगुलेट किया गया, कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ऐच्छिक नहीं था, आवश्यक कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको देना ही देना है। अब 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब हमने पढ़ा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 2 सुप्रीम बॉडी बनाई गई, एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया और दूसरा जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कह दिया। अब दोनों सुप्रीम जब पावर्स होंगी तो दोनों में हितों का संघर्ष होगा कि सुप्रीम कौन है, मैं हूँ या वो है। तो इसीलिए इसको सेटल करने के लिए आया गया सेटलमेंट एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया कि जब 2 सुप्रीम बॉडी हुई तो दोनों में हितों का संघर्ष को मेंटेन करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए यहाँ गवर्नर जनरल की पावर को ऊंचा कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की पावर को घटा दिया गया। अगर इसे एक वर्ड में कहें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट, उसकी पावर्स को कम कर दिया गया। ठीक है, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने की गई दौरान कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और कंपनी के सेवकों को, तीनों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से निकाल दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। पहला गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को निकाला, फिर दूसरा कंपनी के सेवकों को निकाल दिया, फिर सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व संबंधी मामलों को भी निकाल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर घट रही है ना। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह सभी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद और मामलों को तय करेगा। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की पावर को घटा दिया गया और गवर्नर जनरल की पावर को सुप्रीम कर दिया गया। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी कि यहाँ पर भी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल थी, वो प्रांतीय न्यायालय के लिए नियम बनाएगी। इसके बाद आता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 सेटलमेंट एक्ट आया।
फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको ठीक करने के लिए दो कानून लाए गए। 1781 में सेटलमेंट एक्ट, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं, ये सीधा सीधा पूछा गया क्वेश्चन है। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी पॉलिटिकल और कमर्शियल कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधिरक्षण की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए निर्देशक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नया निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की स्थापना आरंभ की गई। तो द्वैत शासन की स्थापना कब आरंभ हुई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिकों, सैन्य सरकारों, राजस्व गतिविधियों के अधिरक्षण एवं नियंत्रण करेगा। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र सबसे पहले किस अधिनियम के तहत कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। देखिए, ये पूर्ण, आंशिक, ये जो एग्जाम होते हैं यहीं पर फंसाता है। पूर्ण, आंशिक शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जहां से उन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया था। लेकिन पूर्ण नियंत्रण कहाँ प्रदान किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब इसके बाद छियासी का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी, दो मांगे रखी। उन्होंने पहली, उससे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। तो ध्यान रखना, यहाँ विशेष मामलों में उन्होंने डिमांड की, ना कि सामान्य मामलों में। उससे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये दो मांगे की ब्रिटिश सरकार से कि जब हम आएंगे तो आप ये दो चीज़ें देना। फिर उसके बाद 1793 का चार्टर कानून। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ये थे, इन्होंने जो मांगे की थी उस काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल को एवं प्रेसिडेंसियों, पेपर में खाली गवर्नर जनरल तक कर देगा, प्रेसिडेंसी को काट देगा, लेकिन इन्होंने गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के सभी गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि केंद्रीकरण की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई है, लेकिन ये केंद्रीकरण धीरे धीरे करके हर एक्ट जितने आते जाएंगे उसमें केंद्रीकरण बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के अवधि के लिए बढ़ा दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के द्वारा भारत पर व्यापार के जो कंपनी का अधिकार था उसे 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। इससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि अनिवार्यतः उन्हें बनाया जाए, क्या, गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बनाया जाए। उस पहली डिमांड तो उनकी मान ली गई, लेकिन दूसरी डिमांड को, उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया कि हो भी सकता है गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बनाया भी जा सकता है, नहीं भी। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा।
ये फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्टर कानून 1813, इसने भारत में कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब ये समाप्त पे देखेंगे ध्यान, इस चार्टर के एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार तो समाप्त किया गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि इस कानून के तहत, चार्टर कानून के तहत, यानी 1813 के चार्टर कानून के तहत भारत में कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो ठीक है, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया अगर लिखा आता है यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं सुप्रीम, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया तो यह गलत हो जाएगा। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, यानी कि उनका एक अधिकार समाप्त किया गया तो ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोला जाएगा। तब भी इस कानून को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के कंपनी के एक अधिकार को बहाल रखा गया। समाप्त तो हुआ लेकिन आंशिक, पूर्ण समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के लिए अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एक अधिकार मिला हुआ था। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्वता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मशीनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। अब ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है, मैंने अभी आपको दिखाया कि किस अधिनियम के तहत ईसाई मशीनरियों को भारत आकर, यानी ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई। पीछे अभी क्वेश्चन कराया था, एक बार दिखा दूं। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो हर लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। हर चीज़ को पढ़ना नहीं है, हर चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वो ही, उस पर ही ध्यान फोकस करना है, और रिवीजन भी उसी का होता है। तो यहाँ थे हम, ईसाई मशीनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई, यानी कि ईसाई धर्म को फैलाने की अनुमति दी गई। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार प्रचार की भी व्यवस्था की गई, यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा है उसका प्रसार भी यहाँ से ही शुरू होता है। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्ति पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया और कर का भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। ये पिट्स इंडिया एक्ट टाइपिंग मिस्टेक में आगे पीछे हो गया है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत की केंद्रीकरण की दिशा में, जो केंद्रीकरण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चालू हुआ था, उसकी दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं थी, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब केंद्रीकरण का मतलब ही मैंने आपको बताया कि एक आदमी के पास सुप्रीम पावर का होना है। अब जो बंगाल का गवर्नर था उसे पहले गवर्नर जनरल कहा गया, अब गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। कितनी सुप्रीम पावर गवर्नर जनरल को दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पूछ लेगा एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति किस अधिनियम में मिलती है, किस चार्टर एक्ट में मिलती है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि इसमें भारत पर पूर्ण नियंत्रण किसका हो गया, गवर्नर जनरल का। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इसने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। विधायिका शक्ति यानी विधि बनाने की जो शक्तियां थी बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों के पास, उन शक्तियों से भी वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका यानी विधि बनाने की शक्तियों के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून मतलब
इस अधिनियम से पहले जितने भी कानून बनाए गए उनको नियामक कानून कहा जाएगा, और नए कानूनों के तहत बनाए गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। जो अब आएंगे 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो आएंगे उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। इससे पहले के जो बनाए गए कानून थे उन्हें नियामक कानून कहा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय, क्योंकि शुरुआत किससे हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में हुई थी। की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया? तो इस अधिनियम के तहत किया गया। अब यह विशुद्ध रूप से मतलब अब ये पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बन गई। तो मतलब व्यापारिक निकाय के रूप में जो उसका पूर्णतः समाप्ति हुई वो इस अधिनियम के तहत हुई, 1833 के अधिनियम के तहत विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। अब वो व्यापार से शासन की ओर पूरी तरह मुड़ गई। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, शुरू नहीं हुई, प्रयास किया है। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो सिविल सेवकों के लिए चयन की प्रतियोगिता की शुरुआत इस अधिनियम से होती है, लेकिन इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण समाप्त कर दिया गया। का चार्टर अधिनियम 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। जो चीज़ पहले होती है और जो चीज़ लास्ट होती है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अंतिम अधिनियम क्या था? 1853 का चार्टर एक्ट। अब संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्यों था? इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने पहली बार, जो चीज़ पहले होती है और लास्ट होती है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधि बनाने की शक्तियों को और उसके प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इससे पहले गवर्नर जनरल की परिषद में हमने पढ़ा था 4 लोग थे, एक गवर्नर जनरल 5 थे। अब 6 लोग नए पार्षद 6 और जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नए विधान पार्षद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। अब ये पूछा जाएगा कि भारतीय विधान परिषद की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1853 के चार्टर अधिनियम से। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार इस विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया। इसके लिए विशेष कार्यों के रूप में जाना गया जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रियाओं की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया। वहां पे प्रयास था, यहाँ पर आरंभ है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनको ध्यान में रखना है। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अब यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैकाले समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भारतीय सिविल सेवकों से संबंधित है। ठीक है, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया कि कंपनी कितने साल तक रह सकती है या कितने साल तक हम उसे शासन का अधिकार देंगे। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधियों का प्रारंभ किया। इससे पहले स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं था, किसमें? गवर्नर जनरल की काउंसिल में।
क्योंकि हमने पढ़ा कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद क्या है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल को और विस्तारित किया गया था, उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव, 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव किया जाएगा। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे जो 3 प्रेसिडेंसियां थी और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाना था। अब मैंने आपको बताया कि कंपनी का शासन 2 तरह से हुआ। पहले तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश संसद का शासन 2 तरीके से हुआ। एक तो कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष, जो हमने पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ और इस वाले एक्ट पर पूरा हो गया। 1853 के चार्टर अधिनियम, यानी कि 1773 से लेकर 1857 तक कंपनी का शासन चला। तो हमने कंपनी के शासन को आज कंप्लीट किया है। इसके बाद जो कंपनी का शासन, संसद का शासन, जो ताज का शासन शुरू होगा वो होगा 1858 से, टाइपिंग मिस्टेक है, 1858 से 1947 तक हम पढ़ेंगे भारत पर ताज का शासन, जब ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट भारत पर शासन किया था। तो अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।